राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसती है, जहां के लोग सादगी में शान रखते हैं और जहां की बोली सुनते ही दिल देसी हो जाता है। हर साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1966 में इसी दिन पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य बना था। खेती किसानी, खेलकूद, फौजदारी और देशभक्ति हरियाणा की पहचान पूरे देश में अलग ही है। इस धरती ने न सिर्फ देश को ओलंपिक चैंपियंस दिए बल्कि जवान और मेहनती किसान भी। पूर्व शिक्षा और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही 59 साल के हरियाणा का ऐसा सफर रहा, इसके बारे में भी जानकारी दी है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ। आज 59 साल का हरियाणा हो चुका है। किस तरह का सफ़र रहा, कौन कौन मुख्यमंत्री रहे। हालांकि जिस समय हरियाणा बना था तो ऐसा कहा जाता था कि हरियाणा एक पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन आज पंजाब को भी मात दे रहा है। ऐसे कौन से कारण हैं? तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, एक तो हरियाणा जो 59 साल कैसे बताए, आज किस स्थिति में देख रहे हैं आप? देखिए, आज बहुत मजबूत स्थिति में है हरियाणा। और जब हरियाणा बना तो हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि इस प्रकार की एक सोच थी कि भाई हरियाणा अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कहाँ से देगा। यानी खेती के मामले में भी हर दृष्टि से हम पंजाब से बहुत पिछड़े थे। तो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश बनते ही जो हमारे मुख्यमंत्री बने तो पंडित भगवत दयाल जी बने थे, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम तक रहे। सरकार टूट गई। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह, एक मिली जुली सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री बने। लंबे टाइम वो भी चल सकी। हालांकि 2 चीज़ें मेरे ध्यान आवा थोड़ी थोड़ी कि एक तो गन्ने का रेट बहुत बढ़ाया था उन्होंने, लगभग दुगुना ही कराया था शायद। और एक मक्खी का रेट बहुत बढ़ाया था, किसान उससे बहुत खुश थे। पर लेकिन वो सरकार लंबे टाइम तक चली नहीं। और उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और चौधरी बंसी लाल जी बड़े विजनरी व्यक्ति थे भाई। उन्होंने बहुत डेवलपमेंट का काम किया। और उस टाइम में गांव-गांव बिजली देने का उन्हें बीड़ा उठाया था। और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम गांव में, लगभग ये लगाओ कि एक तरफा ही गांव में उन्होंने बिजली देने का काम किया। और गांव को सड़कों से जोड़ने का भी काम किया उन्होंने। और भी जो सड़कें थी उनको बनाने का भी काम उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने नहरों के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया। और जहाँ हमारा एरिया जो था, बहुत एरिया ऐसा था जहाँ फसलें इस वजह से पानी था, तो वहाँ तक लेके गए, भिवानी तक लेके गए। हिसार, भिवानी सारे में उन्होंने जिस प्रकार से नहरों का जाल बिछाने का काम किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने देने का काम किया। मेहनत लोगों ने की और उसका परिणाम ये आया कि हरियाणा बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया उसकी वजह से। फिर इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के बाद चौधरी बंसी लाल सेंटर में चले गए थे। और बनारसी दास गुप्ता जी जो उनके सीनियर लीडर थे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। और उसके बाद इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस की हार हुई और चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भी अच्छा काम किया। चौधरी देवीलाल जी ने भी जनता के लीडर, नेता थे बहुत वो। लेकिन वो भी सरकार पूरे टाइम नहीं चली। मेरा 3-1 साल चलने के बाद उनमें आपस में ही इस प्रकार का गया। और चौधरी भजनलाल उस टाइम CM बन गए थे। और फिर चौधरी भजनलाल ने दल बदल कर दिया था, तो वो 82 का चुनाव हुआ। 82 के चुनाव में भी चौधरी भजनलाल ही दोबारा CM बन गए थे। उन्होंने भी काम किया, चौधरी भजनलाल ने भी काम किया। पर फिर वो जो जिस प्रकार से दल बदल की सरकार, उसका एक रिएक्शन जनता में हुआ बड़ा। और एक आंदोलन जब उस टाइम राजीव गांधी और लोंगोवाला का एक समझौता आया था, उसका विरोध किया चौधरी देवीलाल जी ने, डॉक्टर मंगल सेन ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। उन्होंने एक आंदोलन चलाया और वो आंदोलन बहुत ही लोकप्रिय। और उसके बाद फिर 1987 में मतलब स्वीप ही कर दिया शायद। पूरा तो मेरे याद नहीं, मेरे ख्याल के शायद 1987 में शायद कहीं 87 MLA रह गए हूँ, शायद विपक्ष के 3 ही रह गए हूँ शायद। तो ऐसी स्थिति थी कि एक तरफा ही चौधरी देवीलाल और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। उनकी सरकार बनी। उसके बाद फिर बोफोर्स वाला मामला चला था, उसमें काफ़ी पूरे देश में आंदोलन आया। और चौधरी देवीलाल लगभग केंद्रीय पॉलिटिक्स में चले गए थे, पूरे देश में घूमे। जब सरकार बनी तो चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए।
और फिर हरियाणा की पॉलिटिक्स से चले गए वो, और ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनने तो विधायक बनना जरूरी था, और उसी टाइम वो महम कांड हो गया था, तो उसकी वजह से फिर उनको रिजाइन करना पड़ गया। और मेरे ध्यान आता है कि फिर उसके बाद मास्टर हुकम सिंह जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद फिर बनारसी दास गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया। और जब अगला चुनाव आया 91 का, तो फिर दोबारा से भजन लाल जी जीत गए थे चुनाव। फिर 5 साल भजन लाल जी ने भी काम किए खूब। ये मंडियाँ, बस स्टैंड, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके खाते में जाती हैं कि उनके टाइम में ये बड़े बड़े बस स्टैंड बने थे, अच्छी मंडियाँ बनी थी उनके टाइम में। और फिर 96 का चुनाव, लेकिन वो उस टाइम एक इस प्रकार के कुछ मुद्दे उठे, और फिर 96 का चुनाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी और चौधरी बंसी लाल मिल के लड़ा, और चौधरी बंसी लाल फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ इस प्रकार के कारण रहे कि वो समझौता पूरे टाइम तक चला नहीं, बीच में ही हमारा समझौता टूट गया चौधरी बंसी लाल के साथ। और फिर चौटाला साहब जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। थोड़े दिन बाद उन्होंने विधानसभा को भंग कर दिया, और फिर चुनाव हुआ, और चुनाव में चौटाला साहब पूर्ण बहुमत के साथ ओम प्रकाश चौटाला जीत गए। हम भी मतलब भारतीय जनता पार्टी में उनकी सहयोगी रही, लेकिन सरकार ओम प्रकाश चौटाला की थी। उन्होंने भी अच्छे काम किए, और उन्होंने एक सरकार आपके द्वार के नाम से एक प्रोग्राम चलाया था, और काफ़ी अच्छा काम किया उसमें, काफ़ी डेवलपमेंट गांव में हुई भी है उससे। पर जब चुनाव आया तो चुनाव में मतलब बहुत कम सीटें आई उनकी। मेरे ध्यान जो है 9 सीटें उनकी आई, और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जीत के आई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और दूसरी बार भी जब चुनाव हुआ, 9 में चुनाव हुआ, तो 9 के चुनाव में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका पूर्ण बहुमत तो आया था, लेकिन हरियाणा जनहित पार्टी थी, उसके कुछ एमएलए उन्होंने तोड़ लिए थे, और उनके साथ उन्होंने सरकार बढ़ाई। 5 साल सरकार, 10 साल सरकार कांग्रेस की चली। उनके टाइम में डेवलपमेंट में काम हुए। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आई, और मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ अमूल चूल परिवर्तन करे प्रदेश में। एक तो जिसकी कोई कल्पना ही नहीं करा था कि भाई नौकरी जो मिलेगी वो मेरिट पे मिलेगी। अब हरियाणा में ये बात थी नहीं, मेरिट जैसी बात कुछ। यहाँ हर आदमी स्पारसी था। मैं भी पहले भी देख लिया था, मैंने देख लिया था सारा के सब लोग पर्चियाँ मुख्यमंत्री जी को दे थे कि जी मेरा लड़का लगा दियो, मेरे 4 लड़के लगा दो, या मेरे लड़के के ये लड़के मेरे तो इस तरीके का था, और फिर उसका ही फैसला करा था। लेकिन मनोहर लाल जी ने उसको बदल दिया बिल्कुल। उसने कहा कि भाई ये पक्षपात किसी के साथ नहीं होगा, नौकरी जो मिलेगी योग्यता के हिसाब से मिलेगी। हालांकि कोई यकीन नहीं कर रहा था इस बात पर ऐसा हो सका, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाई दिया वो। और शुरू में तो खैर कोई मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में लोगों ने मान भी लिया कि भाई वाकई कोई सिफारिश है नहीं, और बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिली, और उसका बड़ा लाभ होया। एक उत्साह भी यार, मैं समझता हूँ अगर बीजेपी की सरकार 19 में बनी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इसी बात का है कि लोगों में एक मैसेज गया कि भाई इस प्रकार के ने सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। डेवलपमेंट के मामले में भी जिस प्रकार से काम उन्होंने किया, तो उसमें हमें पक्षपात उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया। मतलब सीधे पैसे पंचायतों में भेजने का काम किया कि सीधे पैसे मिलेंगे। डेवलपमेंट में उन्होंने बिल्कुल भेदभाव खत्म कर दिया कि सारा का सारा डेवलपमेंट एक जैसे होगा, सारे प्रदेश में डेवलपमेंट एक जैसा होगा। यानी कि ऐसा व्यवहार कि भाई 2 करोड़ 80 लाख जो लोग हैं ना, 2 करोड़ 80 लाख के 80 लाख मारे हैं, उसमें ठीक है उन्हें उस टाइम किसी पार्टी की वोट दी होगी, पर किसी की दी पार्टी, अब चुनाव खत्म और वो पार्टी वाली बात भी खत्म। अब डेवलपमेंट के मामले में या किसी के मामले में कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं होगा। ऐसी किसी की कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी कर सका। फिर बिजली की बात आई, पहली सरकार ने कई बार वादा किया 24 घंटे देंगे, तो मनोहर लाल जी ने उसके लिए भी एक स्कीम चलाई कि भाई मेरा गाँव जगमग गाँव, एक स्कीम चलाई। और उसमें उन्होंने लोगों से ही अपील की कि भाई देखो, अगर आप अपने मीटर बाहर निकलवा लोगे, चोरी बंद कर दोगे, बिल भर दोगे, तो मैं वादा कर रहा था हफ्ते में 24 घंटे बिजली हफ्ते देंगे। जो भी गाँव करागा उसी गाँव को 24 घंटे देनी शुरू करते हैं। और मेरे हल्के में तो सारे लोगों ने ये बात कह दी थी कि हमारे 24 घंटे दे दो, हम तो आज बढ़ने तैयार हैं। तो और भी ऐसे थे, कोई मैं अपनी तो वैसे बात मैं इसकी करा, मतलब मैं ही नहीं, हरियाणा के बहुत गाँव ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम बिल भी भरेंगे और चोरी भी बंद, हम मीटर भी बाहर कढ़वाओगे।
और पूरे प्रदेश में एक घटना भी ऐसी नहीं है जहाँ लोगों ने विरोध किया हो मीटर बाहर निकाल देगा। लोगों ने मीटर बाहर निकलवा लिए। और आज हमारे लैंड लॉसेज, मैं समझता हूँ गुजरात के बाद शायद दूसरा प्रदेश हम हैं, सबसे कम लैंड लॉसेज है हमारे। और चोरी लगभग बिल्कुल ख़त्म होगी, और बिजली भी 24 घंटे की। फिर उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो डिफ़ॉल्ट रह गए थे, टाइम पे बिल भर नहीं सके किसी वजह से, उनके फाइन इतने ज़्यादा गए थे कि भरने मुश्किल थे। तो मनोहर लाल जी ने उसके लिए भी स्कीम चला दी कि भाई आप का जो मूल बिल है, जो बिजली आपने खरीद रखी, आप केवल वो बिल भर दो, बाकी जो सरचार्ज है, फाइन है, वो सारा माफ़ कर देंगे। लोगों ने उसका स्वागत किया और लोगों ने बिल भी भर दिए। और आज मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कम पैसा है रुपया, जिस प्रकार से लोगों ने वो सारे के सारे बिल भरे। एजुकेशन के मामले में भी जिस प्रकार से कॉलेज में जाते तो पहले सिफारश ही था, जिसकी सिफारश होती वहाँ 2 कॉलेज बन गए, जिसकी सिफारश थी नहीं। तो सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ऐसे नहीं करेंगे, कोई स्कीम बनाते हैं। और उस स्कीम में उन्होंने एक घोषणा करी कि भाई हरियाणा की कोई भी लड़की 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण नहीं करने जाने देंगे। 20 किलोमीटर के दायरे में उसको हम कॉलेज बना के देंगे। और आप देखोगे कि भाई 10 साल में हमने 80 कॉलेज बना के दिए, जबकि पूरे टाइम में सरकार के 103 कॉलेज बने थे, और हमने 80 कॉलेज इतने टाइम में बना के दे दिए। और आज कोई भी लड़की 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है। ऐसे ही किसान की फसल की बात थी, अब 14 फसलें खरीदने का निर्णय सरकार लिया, जबकि पूरे देश में कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो सीधी 3 फसलें भी खरीदती हो। गेहूं और दाल खरीद रहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदा थी। या आप गन्ने को भी लगा लो, गन्ने में ये था कि भाई हमारे जो कोऑपरेटिव के मिल थे हमारे, वहाँ पेमेंट हम करा थे, जो प्राइवेट वाले थे हमारी बात मानना थे, रेट डिक्लेयर हम करा थे। ऐसा जैसे हम करा थे ऐसे यूपी भी करा, ऐसा पंजाब भी, सारे प्रदेश ऐसे करा। उसमें लगा लो 3 फसलें लगा लो, इसमें सरकार का था, बाकी सरकार गई नहीं। लेकिन सरकार ने 14 फसलों की कह दिया, मतलब मनोहर लाल जी ने कहा कि 14 फसलों के नाम दे दिए, हम खरीदेंगे। अब इनमें 2-3 फसलें बहुत बड़ी है हमारे यहाँ हरियाणा में, जैसे बाजरा है, हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा उत्पादन बाजरे का होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ सरसों का बड़ा उत्पादन होता है। तो ये बड़ी फसलें थी। और सूरजमुखी भी काफ़ी है, सूरजमुखी हमने खरीद शुरू की। हालांकि खरीदना तो हमने चना भी शुरू किया, लेकिन चने का भगवान की दया से मार्केट में अच्छा रेट है, हम तो मिनिमम ही देंगे ना, MSP देते हैं। अब अगर मैक्सिमम उसको कहीं और से मिलता है तो ले, हालांकि उसमें हमारी बहुत ज़्यादा वो रहा नहीं। खरीदा तो हमने जरूर चना भी, दूसरी फसलें भी हमने खरीदी, पर वो हमारा बहुत छोटा शेयर रहा। लेकिन बाजरा और सरसों हमारा बहुत बड़ा शेयर रहा, हमने खरीदा, और उससे बड़ी संख्या में किसान को बहुत बड़ा लाभ उससे। ऐसे ही अगर किसान की फसल खराब होती तो पूरा देश 8,000 रुपये प्रति एकड़ देता। हरियाणा ऐसा था जिसने 15,000 रुपये, पहले 12,000 दिया और फिर 15,000 कर दिया कि अगर फसल खराब होगी 15। और जो स्कीम थी इंश्योरेंस की खेती में, तो उसको हमने बड़ा प्रोत्साहन दिया। उसमें हमारा शेयर भी काफ़ी अच्छा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर था, हमारा भी शेयर था। और हमने हौसला बढ़ाने का भी काम किया किसान का, उसको हिम्मत ही बढ़ाई किसान की। हालांकि विपक्ष जो है उसने काफ़ी उसकी आलोचना भी करी, लेकिन किसान ने किया। और उसका परिणाम ये आया कि हमने, जो पिछली सरकार थी उसने 10 साल में जो मुआवजा दिया ना जी, हमारी सरकार ने उससे 10 गुना मुआवजा दिया। लोगों ने हमारा सहयोग दिया, ऐसी बात नहीं। और हमने 10 गुणे से भी ज़्यादा मुआवजा उनसे दिया। 10 गुना बहुत मैंने रखता है। तो इस प्रकार से सरकार ने हर बात की चिंता की। पानी को भी, मेरा पानी मेरी विरासत सरकार लेकर आई कि भाई पानी बचाना चाहिए। और हमने उसके लिए पराली जलाने वाली थी, जो शुरू में लोगों ने बहुत विरोध किया। अब की बार आप देखो हरियाणा में मेरे ख्याल के शायद 86 या 87 केस आए, सिर्फ 86 या 87 केस है पराली जलाने के, है ही नहीं कोई। और अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने मेरी बहुत किसानों से बात की, अब किसान स्वयं कहने लग रहे यार पराली जलाना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, इसका तो बड़ा खात लगा। मेरे साथ बातचीत हुई किसानों की, उन्होंने कहा कि भाई इससे बड़ा लाभ हो रहा है हमने। तो आहिस्ता आहिस्ता मेंटलिटी बढ़ती जा रही है। और वो जो पराली जलाने वाली थी, जिससे किसान को स्वयं भी नुकसान रहता उसका, तो अच्छे काम के लिए प्रयास किया। जो मैं जनता का भी भारी हूँ कि जनता ने उसमें सहयोग भी किया। शुरू में कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया, कुछ किया। अब हमने डायरेक्ट पेमेंट शुरू कर दी। तो डायरेक्ट पेमेंट का शुरू में विरोध किया लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने विरोध किया कि डायरेक्ट पेमेंट ना हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उस टाइम मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लेते किससे हैं चीज़, गेहूँ ली किससे हमने, बोले किसान से, तो पेमेंट किसको देनी चाहिए, कहा किसान को। ठीक है बात आपकी। तो उन्होंने किसान को देना शुरू। आज आप किसी भी किसान से पूछ लो, सबसे बड़ी स्थिति हमारी है यहाँ पेमेंट की, तो आज किसान उससे खुश है। तो ऐसे बहुत से मूलचूल परिवर्तन जो हैं वो मनोहर लाल जी ने किए, उसका बहुत बड़ा लाभ होया। और 2019 में चुनाव ड्यू था,
और 2019 के चुनाव से थोड़ा टाइम पहले हमने मुख्यमंत्री का परिवर्तन किया और नायब सैनी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा में आज तक तीसरी बार कभी भी किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी है, आज तक कोई नहीं बनी। पहली बार ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी, जो सीटें पिछली बार थी उससे भी ज्यादा सीटें बढ़ी। जो 40 सीटें थी वो बढ़ के की बार 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। अभी सरकार का 1 ही साल है और कुछ टाइम पहला है, तो उसमें बहुत अच्छा काम सरकार ने किया और जो वादे सरकार ने किए थे, चाहे नौकरी देने की बात थी, तो मैं समझता हूँ शपथ ग्रहण करने से पहले ही मुख्यमंत्री जी ने उस वादे को पूरा कर दिया। लाडो लक्ष्मी योजना की बात उन्होंने कही थी, तो उसको भी मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा सरकार ने उसको लागू कर दिया और वो देनी शुरू कर दी। और जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन जो है, तो वो भी बढ़ाने का काम किया। अभी 200 रुपये सरकार ने उसमें बढ़ाए हैं और भी ऐसी जनहित की योजनाएं थी, वो उसी प्रकार से जैसे पहले सरकार काम करी थी उसी प्रकार से वर्तमान में भी सरकार उसी प्रकार से काम कर रही है। और वो पारदर्शिता जो हमने शुरू की थी वो उसी प्रकार से बनी है। और आज मैं समझता हूँ कि बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी और जन पे काम कर रहे हैं। नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो भी उसी जोशो खरोश के साथ लगे और 14 की बजाय अब 24 फसलें कर दी उन्होंने कि 24 की 24 फसलें खरीदेंगे। और उसी प्रकार से जो पारदर्शिता है उनके टाइम में भी नौकरियों में लगा लिया उसके, और ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें मैंने शुरू कर दी। आज 500 से भी ज़्यादा योजनाएं ऐसी जो ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल पे सारा चेक कर सकते हो, आपको पता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा जो है सरकार ने किया है। और एक 52 भरपाई योजना चलाई उन्होंने, मनोहर लाल जी ने, हालांकि वो किसी के दिमाग में थी, और उसमें उन्होंने ये किया कि भाई अगर जो खासकर सब्जियां और फल हैं उनके लिए, मेरे ख्याल से सब्जियां और फल मिला के से 26 के करीब है इस टाइम। तो अगर मान लीजिए गोभी का रेट सस्ता है क्या, तो सरकार ने एक रेट निश्चित कर दिया कि ये 10 रुपये मान लो गोभी का रेट सरकार ने निश्चित कर दिया, और आपकी 6 रुपये बिक्री, तो 6 रुपये बेचे और 4 रुपये सरकार से ले लो। आपकी मूली सस्ती की मंडी में बेचे हो जिसमें वो बिक्री, बाकी सरकार से ले लो। आपका टमाटर सस्ता है क्या, तो ले लो। अभी आपने देखा होगा पिछले 8-7 साल में आपने कहीं देखा होगा इस प्रकार का कोई आंदोलन कि किसान का टमाटर सड़क पे झाड़ दिया, या गोभी सड़क पे झाड़ दी, या आलू सड़क पे झाड़ दिया, या आपका फल जो हैं वो कहीं इस प्रकार से लोगों ने डाल दिए हो किसान ने कि मेरा बिक्री रहा ये पड़ा सारा का सारा। तो आज कोई नहीं इस प्रकार से कर रहा, तो फलों में भी ऐसा। और इससे जो खासकर जो सब्जी उत्पादक है उसको बड़ा लाभ मिला। कई बार क्या होता था कि सारा पैसा लगाने के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाता और उसका हौसला टूट जाता कई बार। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत प्रॉफिटेबल, लेकिन मैं ये कह रहा कि वो ऐसी स्थिति में नहीं है, उसको पता है यार सरकार मेरे साथ खड़ी, वही बात नहीं, लगाओ दम, देखी जाएगी, थोड़ा कुछ सरकार करेगी। अगर कहीं ऐसी बात आवेगी तो सरकार तो साथ है ही, सरकार उसमें कुछ देगी। तो मैं समझता हूँ इससे किसान को बहुत लाभ होया। और भी बहुत योजनाएं हैं सरकार की जो सरकार ने दी। हमारे यहाँ तो आप भी देख लोगे, हमने तो जो पुराने पेड़ उनकी पेंशन तक लगा दी ये सरकार मतलब पूरे देश में हमारा स्टेट ऐसा है, हमने उनकी भी चिंता करी कि जो पुराने पेड़ हैं उसमें समाप्त नहीं होने चाहिए ताकि वो जीवित रहे। ऐसे बहुत सी योजनाएं जो हैं वो सरकार ने चलाई और मैं समझता हूँ बहुत तेज गति के साथ जो हरियाणा वो तरक्की कर रहा है। इसमें सर बात करें क्योंकि केंद्र के साथ लगता है, दिल्ली राज्य साथ है एनसीआर का क्षेत्र, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री हरियाणा में आई पंजाब में नहीं आ पाई, और ऐसे ही जो एजुकेशन है जो हरियाणा आगे चला गया पंजाब पिछड़ गया। तो ऐसे कौन से कारण, या स्टेट और हरियाणा सेम सरकार रहना किस रूप में देखते हैं, जो इंडस्ट्री हरियाणा में आई तो क्यों आई? देखिए 2 कारण हैं। एक तो कानून व्यवस्था की बात है। पंजाब में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था गड़बड़ हुई उससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो घबराएगा, वो इन्वेस्टर जो था वो गया नहीं पंजाब की तरफ। अब भी जिस प्रकार का माहौल है उसमें भी इन्वेस्टर पंजाब में जा नहीं रहा। हमारी एक तो कानून व्यवस्था अच्छी रही, इस वजह से भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो था वो हरियाणा में रहता। दूसरा जो बात आपने कही कि हम राजधानी के नज़दीक, उसका भी निश्चित तौर से लाभ मिला। जैसे हमारा गुड़गांव है, हमारा फरीदाबाद है, उसने बहुत डेवलप किया, निश्चित तौर से उसका भी लाभ हमने होया।
एक हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम भी है। वो मुश्किल काम ये है कि हमारी ज़मीन बहुत महंगी है। पूरे देश में सबसे महंगी ज़मीन जो है हरियाणा की है, लेकिन हमने जिस प्रकार की सुविधाएं दी उससे हमने उसको कवर कर लिया, और इंडस्ट्री हरियाणा में ज़्यादा ही। लेकिन दोनों ही चीज़ें हैं उसमें, कानून व्यवस्था भी है और राजधानी के राष्ट्रीय राजधानी के नज़दीक होने का भी हमें लाभ मिला। इसमें सर केंद्र जैसे कई बार सहायता देता है, कुछ स्कीम लगाता है, तो हरियाणा कितनी फॉलो करता रहा या दूसरी स्टेटों ने करी या नहीं करी? देखिए, इसमें कई बार क्या होता है ना जी, कई स्टेट ना फॉलो नहीं करते। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था और उसने बताया कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने ना, तो उन्होंने अपने 2 ऑफिसर की ड्यूटी दिल्ली में लगा दी। उन 2 ऑफिसर की ड्यूटी ये थी कि सरकार की क्या क्या स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप उसका अध्ययन करो और हमें बताओ, और वो कैसे उनका लाभ हम उठा सकें तो हम उसका लाभ उठाएं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की स्कीम में। अभी मेरे ध्यान है जब हमने ये ये अपना किसान सम्मान निधि चलाई थी, तो कुछ स्टेट ने जवाब दे दिया कि हम तो आते ही नहीं इसमें, हम नहीं करते इसको, क्योंकि ये तो मोदी जी की लोकप्रियता हो गई इसकी। भाई ये तो सरकार का पैसा है, किसी व्यक्ति का थोड़ी है पैसा, पैसा तो सरकार का पैसा है, सरकार सब की है, तो उसमें शामिल क्यों नहीं होते? या आयुष्मान है, अगर आयुष्मान से आपको आमदनी कार्ड बनवाते, ये कोई बात हुई? आप उस प्रदेश के लोगों को पीछे रखना चाहते हैं। हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले लाभ उठाया इसका। चाहे आयुष्मान की बात है, हरियाणा ने तो खैर आयुष्मान अपने आप भी देना शुरू कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे रही है, पर हरियाणा सरकार अपने आप भी दे रही है उसको। और इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि थी, तो उसका जो डेटा था वो सबसे पहले हरियाणा ने दिया, हरियाणा उसका लाभ भी मिला। तो मैं समझता हूँ कई बार ना सरकारें भी इस प्रकार की अनदेखी करती हैं तो उसका लाभ नहीं उठाती। अभी मैं जो अपना अकाली दल सरकार में जो वित्त मंत्री थे अपना बादल, मनप्रीत बादल है ना उनका नाम, मनप्रीत बादल जी, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं अभी। तो उन्होंने मुझे कई हजार करोड़ के बताया कि पंजाब सरकार उसका लाभ नहीं उठा सकी, वो पैसे ही रह गया सी। उन्होंने योजना ही नहीं बना के दी सेंटर को कि इस काम के लिए हमें पैसे चाहिए। तो वो बड़ा भारी एक वो है ना जी, फॉल्ट है तो बहुत बड़ा। अगर सरकार पैसा दे रही है और आप सरकार अगर पैसा ले नहीं रहे तो ये तो आपकी कमजोरी। बाद में आप कहोगे जी मारते देते नहीं, तो जो स्कीम है उसका लाभ उठाना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन हरियाणा ने उसका लाभ उठाया, उसके फायदा है हमें। नहीं, जैसे कहा जाता है कि दशा उसकी अच्छी होती है जिसकी दिशा अच्छी होती है, जो राइट डायरेक्शन में चला जाता है, तो हरियाणा उसकी तरफ अग्रसर है। बिल्कुल, देखो हरियाणा ने ना जी जो कुछ किया, मैं समझता हूँ आज तक क्या था ना जी, आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि किसान का कर्जा माफ़ होना चाहिए। कोई मेरे पास योजना नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे वोट लेनी, मैंने कह दिया कि मैं किसान का कर्जा माफ़ कर दूंगा। मेरे पास कोई योजना नहीं, कुछ नहीं, आप मुझे वोट दे दो, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, फिर उसके बाद देखी जाएगी, करना देखी जाएगी, फिर सोचता रहूँगा मैं। हमने कोई वादा नहीं करा, लेकिन मनोहर लाल जी को लगा कि कुछ ना कुछ किसान की मदद करनी चाहिए। उसने एक योजना दी, एक मुश्त योजना, भाई एक बार में अपना खाता क्लियर करो। क्या योजना दी बनाएगा कि भाई आपने कोऑपरेटिव से लोन लिया, आपने जो मूलधन दिया वो तो वापस दो। आपने कोऑपरेटिव से 20,000 का लोन लिया था, आप 10 साल के बाद वो 20,000 तो वापस कर दो, ब्याज हम माफ कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आदत में आना चाहिए मेरी, और उन्होंने देखो प्रयास किया उसका, और आज मैं समझता हूँ हज़ारों करोड़ रुपया हमने किसान का माफ़ किया, और किसान भी अच्छी स्थिति में है और हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम भी ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बिजली का बताया आपसे, बिजली में उन्होंने ये नहीं कहा कि बिजली के बिल सारों के माफ़ कर देंगे, उसने कहा भाई यार जितनी बिजली खर्च कर रखी उसके तो पैसे दो, बाकी जो सरचार्ज है पेनल्टी वो माफ़ कर देंगे, आप मेन स्ट्रीम में तो हो यार। लोगों ने भी उसको स्वागत किया, मेन स्ट्रीम में आए लोग, हमने माफ़ किया। कई लोगों का तो ऐसा था कि जो सरचार्ज था और जो पेनल्टी थी वो मूल जो बिल था उससे फालतू की थी, तो उन्होंने भी लगा कि ठीक है, और लोग आए मेन स्ट्रीम में, आज वो बिल भर रहे, ठीक चल रहा है। तो एक सिस्टम ठीक करना अलग चीज़ हो, अरे खाली वोट लेने के लिए करना। हालांकि दोनों चीज़ों की बात घोषणा नहीं करी हमने, हमारे घोषणा पत्र में कहीं था कि हम किसान के साथ ये करेंगे, मतलब इस प्रकार छूट देंगे, लेकिन बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी को लगा, मनोहर लाल जी को लगा कि भाई हमें लाभ तो देना चाहिए, और उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे व्यवहार में होना चाहिए, अगर मैंने कुछ सरकार से कुछ लिया कम से कम वो तो वापस करूँ मैं। और वो किसानों ने भी स्वागत किया और बढ़िया किया उसका। इसमें सर लास्ट प्रश्न आपसे, क्योंकि हमारे हरियाणा के आसपास उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तरांचल है, हिमाचल है, पंजाब, राजस्थान, बाकी ओवरऑल इंडिया में हरियाणा की स्थिति कहाँ मानते हैं? बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ प्रति व्यक्ति आय में हम पहले या दूसरे नंबर पे हैं। मेरे पे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो गूगल से सर्च करके देखना पड़ेगा कौन है, पर पहले या दूसरे नंबर पे है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, वो मैं मतलब
चूक गया बात कहने से खिलाड़ियों के मामले में। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा काम किया। सरकार ने भी नीति बनाई और सरकार भी पूरा सहयोग कर रही, लेकिन खिलाड़ियों ने भी बहुत ही कमाल करके दिखाया और उससे मैं समझता हूँ हरियाणा की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी उससे। और मतलब कई बार हमारी बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि भाई क्या बात है, आपकी लड़कियां क्या खाती हैं या आपके लड़के क्या खाते हैं। और एक और जो हमारा जो सात्विक है ना जी, उसको भी उन्हें बढ़ाया। पूरी दुनिया में जहाँ भी खिलाड़ी है ना जी, वो मतलब नॉन वेज है ज़्यादातर, पर हरियाणा के खिलाड़ी ज़्यादातर क्या मैक्सिमम ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं और घी दूध पे ही उनका हुआ है। उससे एक हरियाणा की जो छवि थी ना कि हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, तो वो उन्होंने मैं समझता हूँ हमारे से भी ज़्यादा मजबूत हमारे खिलाड़ियों ने कर दी। हम लीडर तो इतने नहीं कर सके मजबूत जितने हमारे खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में हरियाणा की स्थिति, हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, उसको मजबूत करने का काम किया। हमारे लड़कों ने भी हमारी लड़कियों ने भी बहुत उसको मजबूत किया और हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाने में बहुत काम किया उन्होंने। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व कृषि व एजुकेशन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने 59 साल का जो हरियाणा का सफर है बड़े विस्तार से बताया और ये भी बताया कि यदि दिशा अच्छी होगी तो दशा तभी अच्छी होगी। यमुनानगर से देविदा शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ